अब ये जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है पॉपटॉस से, ये थोड़ा कम्प्लेक्स भी है, सिंपल भी है। अगर डायग्राम को सही से समझ लें तो वो आसान हो जाता है, अगर ना समझ आए तो बहुत ऐसे रट्टा मारने से बहुत मुश्किल हो जाती है। मैंने इधर जो है ना इस स्लाइड में ऐसे ये भी डायग्राम ऐड किए हैं कि आपको बहुत ही आसानी होगी यानी एक एक स्टेप को समझने में। पहले देखते हैं एपोप्टोसिस है क्या। एपोप्टोसिस एक हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस है जो हमारे सेल्फ डिग्रेड करता है, यानी ऐसे बॉडी के सेल जो नॉन फंक्शनल हो गए हों या जिन्हें हम ना चाहते हों कि वो मौजूद रहें, उनको एलिमिनेशन के लिए, उनके मारने के लिए जो हमारे पास सिस्टम अल्लाह ने हमें दिया है, हम उसे एपोप्टोसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, सेल पहले श्रिंक होता है, फिर उसके यानी छोटे पॉट बन जाते हैं एपोप्टोटिक बॉडीज, ये फिर वो जो है ना उसकी डिग्रेडेशन हो जाती है। अगर हम डेली लाइफ में देखें तो हमें 50 से 70 मिलियन सेल डेली यानी इसी एपोप्टोसिस के ज़रिए हमारे ह्यूमन एडल्ट में यानी किल होते हैं, मरते हैं ये। अब इसी तरह देखें एवरेज चाइल्ड में देखें तो 8 से जो 14 साल के उसमें 20 मिलियन से 30 मिलियन के दरमियान हम जो है ना सेल डेली डेड होते हैं, वो एपोप्टोसिस के ज़रिए। अब आप यहाँ से समझ सकते हैं ये कितना इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। अब देखिए इसमें क्या है, पहले एक नॉर्मल सेल जो है ना वो सेल श्रिंक होगा, उसका यानी क्रोमेटिन मटेरियल जो है कंडेंस होगा, उसके बाद मेम्ब्रेन ये ब्लैबिंग होगी उसकी, ये फिर फर्दर होगी, उसके बाद न्यूक्लियर जो है सारा कोलैप्स हो जाता है, फिर ये छोटे छोटे एपोप्टोटिक बॉडीज़ में कन्वर्ट हो गए, एंड में हमारे इसकी लेसेस हो जाती है एपोप्टोटिक बॉडीज़ की, यानी ये उधर फेगोसाइटोसिस के ज़रिए इसको ख़त्म कर दिया जाता है। अब हमारे पास जो डेथ थी वो हमारे पास दो थे, एक हमने पहले नेक्रोसिस देखी, अब जो एपोप्टोसिस। अब अक्सर जो है ना इसमें कंफ्यूज होते हैं नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस में क्या है। एक तो सिंपल समझ ले, ये जो है ना नेक्रोसिस हमारे इंजरी की वजह से होते हैं, जबकि ये एपोप्टोसिस ये किस्म की सुसाइड है जिसे हम यानी खुदकुशी अपनी ज़बान में कहते हैं। ये यानी सेल खुद मरना चाहता है, यानी ये बेनिफिशियल वेहिकल, वो जो है ना इंजरी मजबूरन होता है, जबकि ये हमें करता है ताकि हमारे सेल को एलिमिनेट करना चाहते हैं। ये देखिए इसमें क्या सेल नेक्रोसिस में एक तो सिंपल है, ये सेल स्वेल होता है, जबकि इधर सेल श्रिंक होता है, फिर ये इसकी ब्लैबिंग है, इसके एपोप्टोटिक बॉडी, फिर फर्दर फेगोसाइटोसिस, जबकि इधर क्या है ये स्वेल हो गया, फिर क्या सेल्स यानी इसकी मेम्ब्रेन सारे रप्चर हो जाते हैं, सारे फट जाते हैं, लेसेस हो जाते हैं, सारा मटेरियल इसका बाहर चला जाता है ना, ये नेक्रोसिस। जबकि इधर यानी मेम्ब्रेन नहीं टूटती, बिल्कुल वैसी रहती है, और एंड में जो है ना ये एपोप्टोटिक बॉडी जो है फेगोसाइटोसिस के ज़रिए ख़त्म हो जाती है। अब इसमें ये नहीं डिफरेंस जो एक साइज के लेवल पे देखें तो इसमें स्वेलिंग हो रही है, जबकि इधर क्या है एपोप्टोसिस में श्रिंक होती है, श्रिंकेज होती है। जब साइज ये सिर्फ सिंगल एपोप्टोसिस एक सिंगल सेल को इफेक्ट करता है, जबकि ये मैनी सेल को, क्यों इसकी यानी इन्फ्लेमेशन होती है, वो साथ साथ दूसरी चीज़ों को इफेक्ट कर सकती है, जबकि एपोप्टोसिस एक सिंगल सेल जिसे हमने किल करना है वही सिर्फ यानी मारा जाएगा। अपटेक में क्या है, यानी इधर जो सेल का कंटेंट है वो मैक्रोफेज इंजेस्ट करेंगे और उसके सिग्निफिकेंट इन्फ्लेमेशन भी होते हैं, जबकि इधर क्या है इसको नेबरिंग सेल इंजेस्ट करेंगे, कौन से यानी ये फेगोसाइट्स जो आएंगे मैक्रोफेज वो इसको करेंगे, जबकि इधर क्या है इसके अंदर ऑटोफेगी भी होती है, इसमें हेट्रोफेगी भी होती है, जबकि इसमें सिर्फ ऑटोफेगी होती है। लॉस ऑफ मेम्ब्रेन यानी इसकी मेम्ब्रेन टूटती है, जबकि इसकी मेम्ब्रेन वैसी की वैसी रहती है, सेल लाइसिस हो जाती है, जबकि इधर एपोप्टोटिक बॉडीज बनती हैं, सेल की इधर ऑर्गेनेली स्वेल होती हैं लाइसोसोमल लीकेज, जबकि इधर ऐसा कोई सीन नहीं होता। और बता मेट्रोकॉन्ड्रिया जो है ना वो अपनी एपोप्टोटिक प्रोटीन रिलीज करता है जो आगे एपोप्टोसिस को कंटिन्यू करते हैं। रैंडम डिग्रेडेशन ऑफ डीएनए है, जबकि इधर क्रोमेटिन कंडेंस होता है, नॉन रैंडम है।
यानी एक तरतीब के साथ यानी प्रोसेस प्रोग्राम सेल रहते, इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ नॉन रैंडमटी डीएनए यानी ये नहीं कि बेतरतीबी से शुरू हो जाए सारा प्रोसेस, जबकि इधर एक तरतीब के साथ है ना डीएनए की डिग्रेडेशन होती है। अब ये देखें, पहले ये नॉर्मल सेल है, स्वेल होगा, रिवर्सिबल अगर है तो वापस चला जाएगा, अगर इरिवर्सिबल है देखो फिर इसके वापसी का रास्ता नहीं है। ये सेल जो फर्दर स्वेल है फिर क्या ये रप्चर हो गया। जबकि इधर देखें ये कंडेंस हो रहा है ना सेल, फिर देखें ये अब फ्रेगमेंटेशन अब प्रोडक्ट बॉडीज बन रही है, ये फिर फर्दर किल है। अब इसको यानी नेक्रोसिस और अपॉप्टोसिस को अगर हमें इनके सेटअप वाइज देखें तो इसमें ये हमेशा एक तो याद रखें नेक्रोसिस में पैथोलॉजिकल डिजीज़ की कंडीशन है, जबकि वो हमारे पास अपॉप्टोसिस वो दोनों कंडीशन में आते हैं। ये इसमें क्या है, सेल इनलार्ज हो रहा है, उसकी यानी मेम्ब्रेन रप्चर हुई, उसका सारा कंटेंट बाहर निकला, इन्फ्लेमेशन हुई, इन्फ्लेमेशन को एक और यानी न्यूट्रोफिल्स की तरफ से आते हैं वो इनको किल करेंगे, इन बाहर जो मटेरियल है, और अंदर का ऑटोफेगी बाहर का हेट्रोफेगी इन्फ्लेमेशन, ये न्यूक्लियर डिजनरेशन होगी। ये इसके अब अपॉप्टोसिस में देखें इधर क्या है, सेल की यानी एलिमिनेशन चाहता है यानी अनवांटेड मटेरियल की, तो सेल क्या होगा, श्रिंक होगा, फिर उसका न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन होगी, अपॉप्टोटिक बॉडीज बनेंगी, और लास्ट में क्या है वो अपॉप्टोटिक बॉडी फेगोसाइट उसको खा जाएंगे, है ना। इसमें यानी कोई इन्फ्लेमेशन नहीं, क्यों, इसका यानी मटेरियल जो है ना वो बॉडीज़ के अंदर ही रहता है। अगर वो रप्चर, क्योंकि उसकी मेम्ब्रेन नहीं टूटती इसलिए कोई बाहर मटेरियल आता नहीं, इसलिए इन्फ्लेमेशन नहीं होती। अभी कंपैरिजन में यही जो पीछे जो डायग्राम, इधर सेल श्रिंक हो रहा है जबकि इधर इनलार्ज हो रहा है, न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन, फिर क्या है अपॉप्टोटिक बॉडीज बने, जबकि इधर मेम्ब्रेन की जो है मेम्ब्रेन टूटती है, उसका मटेरियल बाहर आ जाता है जो इन्फ्लेमेशन काज करता है, फिर उसकी जो है ना न्यूक्लियर डिजनरेशन होती है, जबकि इधर क्या है फेगोसाइटोसिस करते हैं होती है यानी अपॉप्टोटिक बॉडीज़ की। अब आ जाते हैं यानी ये तो हमने कंपैरिजन देख लिया सारा, अब हम अपॉप्टोसिस को यानी प्रॉपर डिस्कस करते हैं। यानी हमारे पास एक हेल्थी सेल है, उसको इंजरी हो गई, पहले तो वो उन एरर्स को, जेनेटिक एरर्स हैं या कुछ और हैं, उनको रिपेयर करने का, अगर वो रिपेयर नहीं कर सकता तो फिर उसको अल्टीमेट उसको यानी उस सेल को किल करना पड़ता है। ये अपॉप्टोसिस का प्रोसेस होता है। हमारे पास एक हेल्दी सेल है, उसमें हमारे पास डेथ सिग्नल, वो हमारे पास एक्सट्रिंसिक वे से भी आ सकते हैं, इंट्रिंसिक वे से भी आ सकते हैं। जब ये सिग्नल आते हैं तो वो एक फैसला कर लेता है यानी अब मैंने मरना ही है ना, वो यानी फिर इरिवर्सिबल यानी प्रोसेस में चला है, जिसका अल्टीमेट गोल डेथ होता है। जब ये सेल किलो यानी मर जाता है तो फिर हम इस सेल को ख़त्म करने के लिए फेगोसाइटोसिस आते हैं, वो इसको खा जाते हैं। अब काजेज क्या है अपॉप्टोसिस की, है ना, ये हमारे पास दोनों वे में, एक यानी फिजियोलॉजिकल जो हमारे यानी नॉर्मल प्रोसेस में एक ऐड है, और दूसरा क्या है पैथोलॉजिकल, जब कोई डिजीज़ की वजह से यानी कोई इंजरी, सेल इंजरी की वजह से बाहर की, उस कंडीशन में भी हो सकता है। जब फिजियोलॉजिकल कंडीशन में देखें तो हमारे एम्ब्रियोजेनेस में जब इम्प्लांटेशन होती है या जब ऑर्गन बन रहे होते हैं, है ना, उस वक्त जो ये अपॉप्टोसिस होती है। और फिर जब हमारे हार्मोन डेवलप हो गए, अब हम उन्हें रिमूव करना है, जब जैसे एंडोमेट्रियल सेल ब्रेक डाउन करनी है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, और इसी तरह रिग्रेशन ऑफ लैक्टेटिंग ब्रेस्ट आफ्टर वीनिंग, यानी जब वो लैक्टेशन हो गई उसकी फिर डिग्रेड करना है, उनको रिग्रेशन करनी है, उनको ख़त्म करना है। तो ये फिर क्या है, या लिम्फोसाइट इमेच्योर हमारे पास बन गए, उनको ख़त्म करना है। ये जो है ना फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में यानी हमारे नॉर्मल लाइफ में ये शामिल है। और यह हार्मफुल लिम्फोसाइट बन गए जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यानी हैं तो कम्प्लीट, लेकिन वो हमारे लिए क्या है, अब फंक्शन तो उनका हो गया है ना,
अब वो हमारे लिए यानी नॉर्मल सेल को डिस्टर्ब ना करें, ताकि इसलिए उसको हम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, है ना। या न्यूट्रोफिल्स हैं, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स के दौरान उसको हम ख़त्म करने के लिए ये जो है ना एपोप्टोसिस कहते हैं। पैथोलॉजिकल कंडीशन के डीएनए डैमेज हो गई, इसकी वजह कोई हम रेडिएशन या एंटी कैंसर हाइपॉक्सिया यानी सेल इंजरी के केस में, है ना, जिससे हमारे फ्री रेडिकल प्रोडक्शन होती है, डीएनए जो है ना डैमेज हो जाता है। अब जब डीएनए डैमेज हो मीन वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकेगा, इसलिए हम उस सेल को किल करना पड़ता है। या फिर, है ना, उसका प्रोटीन है वो कोई यानी म्यूटेशन की वजह से या किसी और वजह से प्रोटीन जो है सही से फोल्डिंग उसकी नहीं हुई, तो हम उस वक्त भी उस सेल को किल कर एपोप्टोसिस के ज़रिए किल कर देते हैं। या फिर कोई इन्फेक्शन काज हो गई, ये वायरल इन्फेक्शन भी हो सकती है या कोई और, जैसे एपोप्टोसिस में, है ना, इस इन्फेक्शन के दौरान हम इसको यानी सेल को किल करते हैं। पैथोलॉजिकल एट्रोफी, एट्रोफी एक नॉर्मल है, दूसरे यानी ज़्यादा हो गई है एट्रोफी, उस केस में भी हम जो ना सेल को किल करते हैं। अब यानी हमने देखा कि एक दो वे में, एक यानी प्रॉपर डेवलपमेंट में, एक डिस्ट्रॉय यानी सेल करते हैं। प्रॉपर वे में जब यानी हमारे यानी नॉर्मल फिंगर को, टोज को, उनको ख़त्म करना हो या न्यूरॉन ब्रेन के दरमियान है कनेक्शन बनाना है, इन्फेक्टेड सेल को ख़त्म करना है, या डीएनए डैमेज को ख़त्म करना है, वाले सेल्स को ख़त्म करना है, कैंसर सेल को ख़त्म, ये एपोप्टोसिस में आता है। अब ये देखें, अगर इनकम्प्लीट हुई, ये देखो ये प्रॉपर ऑर्गेनोजेनेसिस नहीं हुई, यानी यहाँ से एपोप्टोसिस के जरिए ये फिंगर जो है ना अलग, वरना ये सारा एक जैसा ही सारे फिंगर फिल होती हैं, ये एपोप्टोसिस के जरिए। अगर यहाँ कंप्लीट होते तो ये दोनों फिंगर ये भी नॉर्मल और फिंगर की तरह ओपन होते हैं, ये इनकम्प्लीट। और दूसरा ये देखें टेडपोल है, इसको हमने ये नहीं ख़त्म कर इसको लॉस करना है, तो ये भी एपोप्टोसिस के ज़रिए होता है। अब एम्ब्रियोजेनेसिस में हमने देखा ये फिंगर है, ये ऐसे सारे फील्ड हैं। अब ये जो डार्क ब्लू कलर है, इसको ख़त्म करने के लिए हमारे पास एपोप्टोसिस होती है। या देखें ये नॉन फंक्शनल हमारे पास यानी ये रिसेप्टर वगैरह मौजूद हैं, तो ये दो तो अब बाइंड है, बाकी ये तीन जो है ऐसे एक्स्ट्रा हैं, तो हम इसको एपोप्टोसिस के जरिए ख़त्म कर देंगे। या इधर देखें इम्यूनिटी में जो ये दूसरे एंटीजन हमारे पास मौजूद हैं, इनको ख़त्म कर देते हैं। या ऑर्गन साइज़ है उसको कम करना है, तो ये 6 थे, हमें 3 चाहिए थे, इसको यानी ख़त्म करके ये। अब मेमरी ग्लैंड है, जब हमें प्रेगनेंसी लैक्टेशन हुई तो वो तो सेल यानी ज़्यादा बन गया, एपोप्टोसिस के ज़रिए उनको दोबारा जो है ना नॉन प्रेग्नेंट वोमेन को या जो लैक्टेशन नहीं कर रही उसके लिए जो है ना वापस जो उन सेल को किल करना है वो एपोप्टोसिस के ज़रिए करते हैं। या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड है, उसने जिन्हें जब उसका फंक्शन नहीं कम हो गया तो हम उसको फिर भी एपोप्टोसिस के ज़रिए उसका कम कर देते हैं। ये टिश्यू रिमॉडलिंग का हो गया। ये आप देखें इधर ये ऑर्गन साइज है या उसके फंक्शन को यानी मॉडिफाई करना है, तो हम उसके लिए भी एपोप्टोसिस के ज़रिए यानी ये प्रोसेस करते हैं। अब एपोप्टोसिस को कौन सी चीज़ कहती है कि अब एपोप्टोसिस होने चाहिए, इसके लिए हमारे पास 3 किस्म के यानी आते हैं। या तो उस सेल में जो है ना ग्रोथ स्टिमुलस यानी अब उसके बढ़ने की जो चाहत है ना वो ख़त्म हो जाती है। या फिर डेथ सिग्नल उसके पास यानी ऐसी कंडीशन है तो वो TNF या FAS ये जो है ना अगर आ जाए तो यानी ये उसको सिग्नल होते हैं कि अब उसकी यानी सुसाइड करने का मूड है पूरा ना। DNA डैमेज हो गया, P53 ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले, यानी ये 3 चीज़ें, या तो उसके यानी बढ़ने की चाहत ख़त्म है, या वो मरना चाहता है सेल, उसकी यानी वजह हो सकती है कोई भी यानी उसके अंदर सारे प्रॉब्लम हो गए तो अब वो सुसाइड करना चाहता है ना। तो या फिर P53 जो है ना वो DNA डैमेज हो गया है तो उसकी वजह से भी ये एपोप्टोसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब इसमें जो है ना 2 फैक्टर होते हैं, एक यानी
एक्सट्रिंसिक फैक्टर हैं, एक इंट्रिंसिक, जो हमें यानी कुछ अंदर से मैकेनिज्म स्टार्ट होता है, कुछ बाहर के फैक्टर से। बाहर के जो है ना TNF फैमिली है, और जो अंदर के हैं उसमें जो है ना हार्मोनल विदड्रॉल है, यानी हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस है। अब ये देखें, ये P53 है, ये यानी सिग्नल के तौर पर काम कर रहा है, या डेथ सिग्नल है, या फिर हमारे पास ग्रोथ सिग्नल है, वो ख़त्म हो गया है। ये फिर क्या करता है, इसके बाद वो कमिटमेंट कर लेता है कि सेल ने मरना ही है। अब ये किस तरह करते हैं, हमारे पास BCL और बैक्स या बैड साइटोक्रोम C है ना, ये इन सिग्नल को लेते हैं। ये फिर कस्पेज, जिन्होंने यानी ये सारा प्रोसेस कराना, यानी मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका, है ना। ये फिर ये क्या करते हैं, कस्पेज ये एक्टिव करते हैं एंडोन्यूक्लियोज, यानी न्यूक्लियस को ख़त्म करना। न्यूक्लियस क्या है हमारे पास, DNA को यानी ब्रेक करने वाले। ये फिर लेमन करते हैं, जो कि मैट्रिक्स को यानी न्यूक्लियर मैट्रिक्स को डिस्टर्ब करता है, और या फिर डिस्ट्रॉय एक्टिन। इस तरह यानी ये सारा प्रोसेस। अब हम देखेंगे ये कस्पेजेस को डिटेल से। कस्पेजेस क्या है, यानी हमने देखा कि ये सारे आकर ये तीनों हमने जो रास्ते देखे, ये तीनों जो कस्पेज को प्रमोट कर रहे हैं कि तूने यानी आगे अपना काम स्टार्ट कर। अब हम देखते हैं कस्पेज आखिर हैं क्या चीज़, है ना। कस्पेज अगर हम इसकी ये तो यानी सिस्टीन एस्पार्टिक प्रोटीएज है ना। प्रोटीएज आप जानते हैं कि यानी प्रोटीन को किल करने वाला प्रोटीएज है, जिसे हम यानी प्रोटीन डिग्रेडेशन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ये सिंगल चेन ऑफ प्रो एंजाइम है। आगे ये डायग्राम ये देखें, सिंगल चेन है हमारे पास, जिसके यानी एक से ऊपर ये एस्पिरिन और साथ ये एक इसका यानी स्मॉल होता है, एक लार्ज होता है, एक प्रोटीन इसके पार्ट्स होते हैं, है ना। एन टर्मिनल डोमेन, एक स्मॉल सब यूनिट, एक लार्ज सब यूनिट, बिल्कुल जैसे राइबोसोम में होते हैं। फिर क्या है, अपोप्टोटिक स्टिमुलस इसको एक्टिवेट करता है, ये सबस्ट्रेट क्लीवेज स्टार्ट करता है, फिर वो एंजाइम यानी वो आगे प्रोसेस यानी जैसे क्लीवे एंडोन्यूक्लियेजेज हैं या दूसरे एंजाइम हैं। यानी ये हमारे पास वैसे इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जब वो हमारे पास सिग्नल आए ट्रिगर यानी अपोप्टोसिस को ट्रिगर करने वाले, तो ये अपना काम शुरू करता है आगे। ये देखिए, ये हमारे पास यानी एक्टिवेशन हो रही है, यानी सारा वो दिखाया गया। इस डायग्राम को आपने सिर्फ देख लें, बाकी इसमें ख़ास कुछ पढ़ने की नहीं। अब हमारे पास जो है ना कस्पेज दो तरह के हैं। एक है जो यानी प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, दूसरे हैं जो उसको अब क्लोज करेंगे, एंड करेंगे। आखिर में क्या करना है, यानी स्टार्ट वाले में जो है ना हमारे पास ना, वैसे तो सारे इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन ये जो बीच वाले 8 और 9 और 3 और 6 है ना, ये इम्पोर्टेंट है। यानी ये हमारे यानी स्टार्ट और एंड ये जो है ना इन्हीं के ज़रिए होता है। अब इसका यानी रोल क्या है हमारे पास, अगर रोल पे ये तो पहले क्या करते हैं, उसका जिस सेल को आप इसने किल करना, उसका साथ वालों से राब्ता ख़त्म करते हैं, फिर उसको अरेंज करते हैं सेल्स को, और फिर क्या है DNA की जो रेप्लिकेशन यानी हमारे सेल में हो रही थी उसको स्टॉप करते हैं। स्प्लाइसिंग को उसमें इंटरप्ट करना शुरू कर देते हैं, DNA को डिस्ट्रॉय किया, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर जो है वो ख़त्म कर दी। उसके बाद यानी उसको पॉसिबल करते हैं कि फेगोसाइटोसिस, और एंड में जो है ना वो जो है अपोप्टोटिक बॉडीज हैं फेगोसाइटोसिस के जरिए ख़त्म हो जाती है। यानी ये इसने पहले यानी उसका राब्ता साइड से ख़त्म करता है, उसके स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज करना, DNA की रेप्लिकेशन ख़त्म करना यानी, और DNA को डिस्ट्रॉय कर देना, है ना। फिर उसके न्यूट्रल स्ट्रक्चर ही यानी जो उसके दरमियान का यानी सेंटर है उसको तबाह कर देना। ये इसका यानी कस्पेज का अपना जो रोल प्ले करता है अपोप्टोसिस में। अब जो है ना यानी हमने देखा कि एक हमारे पास इनिशिएटर होते हैं जो स्टार्ट करते हैं, जैसे कस्पेज 8 और 9, और जो एंड करते हैं वो 3 और 9। ये हमारे पास प्रो एंजाइम या ज़ैमोजेन यानी इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। हम फिर जो इसको एक्टिव करते हैं, जो फिर आगे स्टार्ट होता है प्रोसेस।
अब हम देखेंगे इसकी एक्टिवेशन जिन्हें हमने कस्पेजेस की करनी है, वो हम दो तरीके से करते हैं। एक है मिटोकॉन्ड्रियल पाथवे, एक है डेथ रिसेप्टर पाथवे। मिटोकॉन्ड्रियल को जो है हम इंट्रिंसिक पाथवे भी कहते हैं और एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब ये जो है ना मैकेनिज्म, यहाँ से जो है ना गौर से एक एक बात को सुनना और समझना, मैंने डायग्राम के जरिए बेहतरीन जिन्हें आपको एक्सप्लेनेशन करूँगा आगे, गौर से एक एक पॉइंट देखना है। ये अब इंट्रिंसिक, ये हमारे पास मिटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ से हमारे पास इसके अंदर साइटोक्रोम सी मौजूद है ना। इसमें एंटी एपोप्टोटिक और प्रो एपोप्टोटिक बॉडी, यानी एक ऐसी हैं जो एपोप्टोसिस को रोकती हैं, यानी इसके मटेरियल लीकेज ना हो या कुछ और, यानी ये एपोप्टोसिस का प्रोसेस स्टार्ट ना हो। दूसरी जो है वो इनिशिएट करती हैं, वो इसके अंदर मौजूद होती है ना। अगर उनमें बैलेंस ख़त्म हो जाए तो फिर साइटोक्रोम सी रिलीज होता है, जो फिर एपॉफ के साथ बाइंड होता है, फिर वो यानी आगे प्रोसेस। दूसरा हमारे पास ये जिन मिटोकॉन्ड्रिया से स्टार्ट होता है। दूसरा हमारे पास क्या है, बहर यानी रिसेप्टर मौजूद है हमारे पास, डेथ रिसेप्टर। यहाँ पे एक लिगेंड अटैच होता है, वो फिर आगे कस्पेज 8 को एक्टिवेट करता है, जो आगे फिर वो यानी प्रोसेस कस्पेज का स्टार्ट होता है। हमने यानी इन पाथवे में देखते हैं कस्पेज को एक्टिवेट कैसे करना है। अब ये यानी हमारे पास दो है, एक इंट्रिंसिक पाथवे है जिसमें हमारे पास मिटोकॉन्ड्रिया से सिग्नल आता है, कस्पेज क्या करते हैं, क्लीवेज करते हैं कस्केड की, जो फिर जो है ना प्रोटीन और डीएनए की क्लीवेज यानी उसकी ब्रेकडाउन, फिर वो क्रॉस लिंकेज। दूसरा हमारे पास क्या है, रिसेप्टर का पाथवे है। एक जिन्हें हमारे पास मिटोकॉन्ड्रिया का पाथवे है, दूसरा हमारा रिसेप्टर के जरिए का वो तरीका है। अब पहले देखते हैं इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे में ये मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास ये एक बैलेंस होता है एंटी एपोप्टोटिक और प्रो एपोप्टोटिक बॉडीज़ में, है ना, जो BCL फैमिली 2 के होते हैं। BCL क्या है, फैमिली 2 बीटा सेल लिम्फोमा 2, ये इसका यानी शॉर्टकट है। और फिर एपॉफ, ये एपोप्टोटिक प्रोटीएज एक्टिवेटिंग फैक्टर 1 को जो है ना उसका नाम शॉर्ट फॉर्म है साइटोक्रोम सी ATP एक्टिवेट प्रो कस्पेज 9 कम्प्लेक्स, जो कि फिर जो है ना प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन रिलीज विच एक्टिवेट कस्पेज प्रोटीएज, वो फिर यानी प्रो एपोप्टोटिक जब हैवी हो जाएंगी तो वो अपना यानी फंक्शन स्टार्ट करेंगी। अब यहाँ देख लें, ये हमारे पास यानी एक बैलेंस होता है, एक प्रो एपोप्टोटिक जिन्होंने यानी एपोप्टोसिस कराने हैं सिग्नल प्रोटीन्स, दूसरी ऐसी प्रोटीन्स हैं जो रोकती हैं। जब ये हमारे पास यानी कोई डैमेज या डेथ सिग्नल आता है तो ये प्रो एपोप्टोटिक की बढ़ जाता है लेवल और एंटी एपोप्टोटिक कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे पास यानी सारा प्रोसेस शुरू होता है। ये यानी वो एक हमने वो देखा कि वो रिसेप्टर का पाथवे था, ये हमारे पास रिसेप्टर का पाथवे नहीं है, ये मिटोकॉन्ड्रियल का पाथवे है ना। इसकी वजह हमारे पास टॉक्सिन फ्री रेडिकल या रेडिएशन जो इसको यानी सिग्नल को स्टार्ट कराते हैं, है ना। फिर ये प्रो एपोप्टोटिक ये कस्पेज को एक्टिवेट करके जो है ना आगे जो है ना सारा प्रोसेस कराते हैं। रेगुलेशन ऑफ प्रो इवेंट, ये सारे जो है ना हमारे पास इसमें जो है ना मिटोकॉन्ड्रिया में शुरू होते हैं, जो क्या करते हैं BCL2 की एक्टिविटी को एक्टिव करते हैं। वो जो है ना हमारे पास फिर ये हमारे पास लिस्ट है एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स की, और ये हमारे पास है प्रो एपोप्टोटिक, यानी ये हम इसमें जो है ना इम्पॉर्टेंट ये बैक्स एंड बैक, और इसमें जो ना BCL2 ज़्यादा यानी डिस्कस होती है ना। BCL2 यानी ये बैक्स जो है ना BCL2 एसोसिएटेड एक्स प्रोटीन है, वो क्या बीटा सेल जो है ना लिम्फोसाइट 2 यानी उसका शॉर्ट फॉर्म है। अब यही चीज़ ये देखें, ये हमारे पास प्रो एपोप्टोटिक बॉडीज़ है, यहाँ ये कम हो गए, ये हमारे पास ज़्यादा हो गए। तो मिटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारे साइटोक्रोम सी मौजूद होता है, वो रिलीज़ होता है, वो फिर आगे एपॉफ जो यानी एपोप्टोटिक प्रोटीएज है ना, उसके साथ बाइंड करता है। वो आगे जाके जो है ना कस्पेजेस को यानी जो कस्पेजेस कौन से इनिशिएटर हमारे पास हमने देखी 8 और 9 है,
और जो एग्जीक्यूशन है वो 3 6, यानी वो 8 या 9 को एक्टिवेट करेगा। वो आगे जो है ना, आगे ये देखें, है ना, ये हमारे पास यानी वो कहते हैं ग्रोथ फैक्टर ख़त्म हो गया, या हमारे पास कोई इंजरी आ गई तो हमने क्या इधर वो हमारे पास बैलेंस ख़त्म हुआ इनके, यानी ये अपटोटिक और एंटी अपटोटिक है, यानी प्रो हमारे पास ज़्यादा हो गए, जिसकी वजह से साइटोक्रोम सी रिलीज़ हुआ। वो क्या करेगा, कस्पेस 9 को स्टार्ट करेगा, यानी ये हमारे पास इनिशिएशन जब हो जाएगी फिर एग्जीक्यूशन होगी, जिसमें हमारे पास यानी कस्पेस 3 वो उसको यानी हमारे पास लास्ट इवेंट करेगा। और लास्ट में फिर क्या है ना, ये कस्पेस क्लीवेज, सेलुलर प्रोटीन न्यूक्लियस एक्टिवेशन, है ना, न्यूक्लियस यानी जिन्होंने न्यूक्लियस को ख़त्म करना है या DNA RNA को इनको ख़त्म करना है, वो इनको एक्टिवेट करता है। अल्टीमेट हमारे पास क्या हो जाती है, डेथ। ये फिर वही डायग्राम दिखाई गई है, साइटोक्रोम C निकला, 9 को एक्टिवेट किया, 3 को फिर उसने यानी एग्जीक्यूशन फेज को एक्टिवेट किया, फिर वो क्या उसने क्या किया, प्रोटीन जो जिन्होंने ख़त्म करना है जैसे न्यूक्लियस वगैरह है या एंडोन्यूक्लियस जिनको कहते हैं, वो फिर आगे जाके इन्होंने ये प्रोसेस आगे करना है। अब ये तो हमने देखा इंट्रिंसिक। अब आ जाते हैं एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक में हमारे पास यानी एक रिसेप्टर होते हैं, वो बाइंड करते हैं लिगेंड के साथ, है ना। फिर जो है ना वो आगे ये प्रोसेस सारा रोल यानी इनका रिसेप्टर और लिगेंड के बाइंड करने का है। इसमें हमारे पास जो है ना ये FASL जो है ना फेज और TNF अल्फ़ा जो है ना, ये हमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यानी जब ये बाइंडिंग हो गई उसके बाद यानी कम्प्लेक्स जब ये इनका बन गया तो ये एक्टिवेट करता है सारे आगे पाथवे को। आगे बिल्कुल वही होता है, यानी कस्पेज तक एक्टिवेट करना है। अब यानी एक तो माइटोकॉन्ड्रिया का पाथवे, एक यानी रिसेप्टर के साथ लिगेंड बाइंड के उसने आके जो है ना एडाप्टर को एक्टिवेट करना है, ताकि वो फिर वही कस्पेज एक्टिवेट होगी, फिर आगे इंट्रिंसिक हो चाहे एक्सट्रिंसिक हो, पाथवे आगे सेम ही होता है। यानी यहाँ तक कस्पेज को एक्टिवेट करना है ना, यहाँ तक डिफरेंस है। बाकी जो आगे जो ना सेम प्रोसेस होगा। ये क्या हमने जो पीछे बात की वही लिगेंड को रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। जब ये बाइंड बन गया, इसने क्या किया, कस्पेज 8 को जो हमारे पास इनिशिएटर है ना, वो फिर इफेक्ट करेगा कस्पेज 3 को, है ना। ये फिर हमारे पास यानी प्रोसेस है। जबकि इंट्रिंसिक में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के जरिए साइटोक्रोम C होता है जो 9 को इनिशिएटर हमने देखे, एक 8 है एक 9 है ना। ये दोनों यानी इंट्रिंसिक पाथवे हो तो वो माइटोकॉन्ड्रिया से जो साइटोक्रोम C निकलता है वो 9 को एक्टिवेट करता है। जबकि इधर क्या है ना, ये जो हमारे पास कम्प्लेक्स बना है ये 8 को एक्टिवेट करके कस्पेज 3 को यानी वो जो एंड इफेक्टर है ना, वो यानी आगे प्रोसेस करता है। यहाँ वही पीछे जो हमने बात की, यानी ये TNF जो हम बोल रहे थे, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है ना। और फिर ये लिगेंड्स के नाम लिखे हुए हैं, ये चीज़ें आपने ये नहीं सिर्फ ये वैसे रीडिंग कर लें, असल में ये कंसेप्ट आपने ये देख, ये हमारे पास ये लिगेंड्स है, ये TNF फैक्टर है ना, जो फिर डेथ डोमेन है यानी हमारे इसकी वजह है। फिर इसने क्या करा है, कस्पेज 8 को एक्टिवेट इनएक्टिव फॉर्म में था उसको एक्टिवेट कर रहा है। फिर उसने जो एग्जीक्यूशन कस्पेज यानी 3 हमारे पास इनएक्टिव था उसको एक्टिव कराया, है ना। फिर ये हमारे पास डेथ की तरफ चला गया। ये वही फिर यानी डायग्राम में बार बार दिखा रहा हूँ ताकि एक आपको यानी पूरा आइडिया क्लियर हो जाए। यानी इसके साथ ये इसके साथ बाइंड हुआ, है ना, इसने जो आगे कस्पेज को एक्टिवेट किया, ये एग्जीक्यूशन कस्पेज स्टार्ट हो गया सारा। अब एग्जीक्यूशन के फेज क्या है ना, जब यानी माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे वो कस्पेज उसने 9 को एक्टिवेट कर दे, ये हमारे पास इनिशिएटर था। और जो डेथ है उसने कस्पेज 8 और 10 को एक्टिवेट कर दिया। यानी हमारे पास जो 2 पाथवे थे, यानी ये इंट्रिंसिक और ये एक्सट्रिंसिक। उसके बाद में क्या होता है, ये इनिशिएटर कस्पेज जो है ना, एंजाइमेटिक डेथ प्रोग्राम इज सेट इन मोशन एग्जीक्यूशन कस्पेज यानी 3 और 6
वो इसके बाद वो एक्टिव हो जाते हैं 3 and 6, जो कि फिर डीएनए की है ना, जिन्हें डीएनए को वो स्टार्ट हो जाते हैं एंजाइम जो हैं जिन्हें डीएनए को ख़त्म करना है। फिर ये क्या है, डिग्रेडेशन करते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स की और प्रमोट न्यूक्लियर की, फिर फ्रेगमेंटेशन शुरू हो जाती है। ये देखें हमारे 3 एक्टिवेट हो गया। उन्होंने क्या किया, एंडोन्यूक्लियस को और प्रोटीएज को। प्रोटीएज क्या करेंगे, न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्म के जो प्रोटीन है उसको ख़त्म करेंगे, जबकि ये क्या है, एंडोन्यूक्लियस न्यूक्लियर मटेरियल को ही ख़त्म करेंगे। ये डायग्राम के मैं समझता हूँ डायग्राम के ज़रिए ना पूरा आपके पास एक स्केच बन जाता है कि पूरे सेव हो जाता है। इसलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम में ऐड की ताकि ये आप प्रोसेस सारा का सारा क्लियर हो जाए। फिर हमारा अब एंड आ जाता है। अब एग्जीक्यूशन भी हो गई, अब वो सेल ख़त्म हो गया। अब हमने उसकी रिमूवल करनी है। उसके लिए क्या, हमारा एक हेल्दी सेल में जो है ना फास्फाटाइडाइल सिरेन जो होता है, ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाले अंदरूनी तरफ मौजूद होता है। जब ये हो गए अपोप्टोटिक सेल, ये फिर बाहर निकल आता है। इसके बाद इसको सेवरल मैक्रोफेज हैं वो रिकग्नाइज करेंगे, तो उसके बाद जो है ना फेगोसाइटोसिस स्टार्ट होगी, उसको सारे को इनगल्फ कर लिया जाएगा। अब ये डायग्राम में देखें, आगे डायग्राम आती है, एक मिनट, ये देखें। अब अपोप्टोटिक सेल है, इसने अपने सिग्नल छोड़े हुए हैं। अब ये फेगोसाइटोसिस, इसके पास ये रिसेप्टर हैं, ये इन सिग्नल को कैच करते हैं। ये फिर इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, वो फिर इनगल्फ हो जाएगा। ये पहले में क्या है, उसने सिग्नल छोड़े, उसके बाद ये रिकग्निशन हो गई, ये यहाँ से बॉन्ड बन गया। जब ये अंदर, फिर ये इसको क्या है अंदर जाके डिग्रेड कर देगा, फिर इनगल्फमेंट का आगे प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये फाइंड मी, मुझे ढूंढो। ये अब अपोप्टोटिक सेल, उसको भी मैक्रोफेज न्यूट्रोफिल सिग्नल को लेते हैं, ये उसके फिर अंदर ये इनगल्फ। हमने पूरा एपोप्टोसिस में क्लियर हो गया। पहले हमने देखा कि एक हमारे पास पहले को ट्रिगर होना चाहिए, वो हमने देखे 3 है। ग्रोथ उसकी उसकी ख्वाहिश ख़त्म हो गई, या वो मरना चाहता है, या उसके P53 जो एंजाइम है उसका वो डैमेज हो गया, उसकी वजह से 3 सिग्नल मिले। अब इन 3 सिग्नल ने क्या करना है ना, एक्टिवेट करना है कस्पेजेस को उन्होंने 2 तरीके से, एक माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे से किया, या फिर उन्होंने एक्सट्रिंसिक पाथवे से किया, जिसमें वो रिसेप्टर बाइंडेड है ना। वो फिर उन्होंने कस्पेज हमारे पास 2 तरह के थे, एक स्टार्ट करते हैं प्रोसेस एपोप्टोसिस को, और दूसरे क्या करते हैं एंड। जो स्टार्ट करते हैं हमने देखा कि 8 and 9 इस पर इम्पोर्टेंट, और जो ख़त्म करते हैं उसमें 6 and 3 थे, है ना। फिर वो जब उन्होंने ये कस्बे से एंड हो गए, तो उसके बाद ये हमारे पास इन्होंने ढूंढ लिया फेगोसाइटोसिस ने इनको, जिसमें मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल आते हैं। इन्होंने इनगल्फ करके जो है ना उसको अपोप्टोटिक सेल को ख़त्म कर दिया। ये यहाँ एपोप्टोसिस ख़त्म होता है, यहाँ से फिर आगे हमारा जो है ना हम एक फाइनल टॉपिक रहते हैं इंटरसेलुलर एक्युमुलेशन, वो देखते हैं। अभी डिसऑर्डर की कुछ इसकी वजह से जो होते हैं, एक तो हमारा नॉर्मल डेवलपमेंट होता है, दूसरा अगर ज़्यादा एपोप्टोसिस हो जाए तो ये हमारे न्यूरॉन की डिजेनरेशन करता है, या अगर कम हो जाए तो ये हमारे पास कैंसर काज करता है। ये हमारा नॉर्मल प्रोसेस है। अगर ये कम हो गया तो ये प्रॉब्लम, इसीलिए तो कहते हैं अब रोज़ा रखने के जो एक वजह मिले वो यही है कि जो हमारे पास ये सेल्स होते हैं, जब हम खाली पेट होते हैं तो इन्हीं को इनगल्फ किया जाता है ना। तो इसकी वजह से ये जो अंदर ये डेड सेल्स हैं ये हमारे पास नहीं रहते, फेगोसाइटोसिस के जरिए ख़त्म हो जाते हैं। इस वजह से जो है ना ये हमारे पास जो फास्टिंग है या रोज़ा रखना ये हमारे लिए बेनिफिशियल होता है ना। एटलीस्ट हमारा जो 1 मंथ है, वो कहते हैं रिसर्च ने कहा 20 से 25 डे जो है ना कम से कम रोज़ा रखने से ये है ना हमारे पास ये कैंसर के काज बहुत कम हो जाते हैं। अपन जब ये देखे टिश्यू एट्रॉफी हो गई, यानी टू मच बहुत ज़्यादा एट्रॉफी हो गई, या फिर
बहुत कम हाइपरप्लेशिया हुई, तो फिर उस कंडीशन में भी हमारे पास ये देखें अब कैंसर की एग्जांपल दी हुई है, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की एग्जांपल दी हुई है आपके पास। ये जब यानी हाइपर एक्टिव हो जाता है तो उसकी ये एग्जांपल है CD4+ है, T लिम्फोसाइट है, ये हमारे पास यानी ये एग्जांपल के तौर पर यानी DNA की जो इसके बाद जो हमारा इंट्रासेलुलर कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है यहाँ से इसके आगे, ये यहाँ तक ख़त्म हुआ है।